नमस्ते सभी को। जो जीता फाइनल में होगा। आत्मा वंदन सभी मास्टर्स को नमस्ते। आज से हम होपोनोपोनो की प्रैक्टिस ये मार्च महीने में करने वाले हैं। तो ये मैं रिकॉर्डिंग कर रही हूँ और शायद इफ पॉसिबल मैं यूट्यूब पे भी शेयर करूँगी। तो अगर किसी को भी कुछ ऐतराज है, अ, मतलब सोशल मीडिया पे आपका फोटो आए या ऐसा कुछ, तो प्लीज अपना नाम अगर आप चेंज करना चाहे तो कर सकते हैं। अगर आपको फोटो अपनी नहीं दिखानी है तो वीडियो हमेशा ऑफ ही रखिए सब लोग। सो थैंक यू सारे मास्टर्स को ज्वाइन करने के लिए आज के लिए। तो हो पुनो पुनो क्या है, उसके बारे में हम जानेंगे। तो सब रेडी है, आप चैट में लिख सकते हैं। अगर कुछ लोग अपना वीडियो ऑन रखना चाहे तो रख सकते हैं, तो मुझे थोड़ा इंटरेक्टिव लगे। इफ यू आर कंफर्टेबल। ओके, ग्रेट। तो यस, अगर काफी लोगों को पता है होपनोपोनो के बारे में कि एक हवाईयन प्रैक्टिस है, राइट। इट्स रिलेटेड टू फॉरगिवनेस कह सकते हैं। तो मैंने लास्ट ईयर या ऐसे होपनोपोनो पे मुझे काफी क्यूरियोसिटी थी। तो मैंने एक बुक पढ़ी थी। बुक का नाम है जीरो लिमिट्स। अभी शायद नहीं दिखाई दे रही है जूम व्यू में। तो ये जीरो लिमिट्स बुक बाय डॉक्टर जो विताले है, और उनके साथ एक हवाईयन साइकाइट्रिस्ट डॉक्टर यू लेन, उन्होंने मिलके ये बुक लिखी है जो होपनोपोनो के बारे में बहुत ही डिटेल में विस्तार में सारे इंफॉर्मेशन देती है। तो मैं चाहूंगी कि हम ये प्रैक्टिस जो करने वाले हैं कल से शुरू करेंगे, तो आप ये महीने ये बुक भी पढ़े साथ साथ में इफ पॉसिबल। मैं ग्रुप में वापस शेयर करूंगी, मैंने पहले भी एक दफा शेयर की हुई है ये बुक, लेकिन मैं वापस से फिर शेयर करूंगी। तो आप पढ़ सकते हैं, और अमेजोन पे भी अवेलेबल है। अगर हार्ड कॉपी मंगवा के रखना है तो आप रख सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड बुक। मतलब घर में होनी चाहिए वैसी वाली बुक है। तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो होपोनोपोनो मतलब कि एक हवाईयन वर्ड है, और उसका जो मीनिंग है वो है कि करेक्ट करना, अपनी मिस्टेक को अपनी रेक्टिफाई करना। जीरो लिमिट्स बुक का नाम है, जीरो लिमिट्स। ओके, मैं ग्रुप में शेयर करूंगी। तो होपोनोपोनो का मतलब है कि हमारी मिस्टेक को हम रेक्टिफाई करते हैं। तो साथ में ओके, ये जो टेक्निक है काफी सालों से हवाईयन लोग उसे फॉलो करते हैं। लेकिन वो जब करते थे तब कैसे, कि आपको जैसे पता है, मैंने फ्लायर में भी लिखा है, जो मैसेज आपने देखा होगा उसमें भी लिखा है। उसमें एक चार फ्रेजेस है कि प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी,
थैंक यू वेरी मच एंड आई लव यू। तो पहले के जमाने में जब ये होपनोपोनो प्रेयर यूज होती थी, तो वो लोग अपने जो कबीला रहता था उसमें अगर किसी का कोई कॉन्फ्लिक्ट हो गया तो वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए ये टेक्निक यूज करते थे, जिसमें दोनों पार्टी एक दूसरे की माफी मांगते थे, दूसरे को आई लव यू कहते थे, थैंक यू कहते थे, ग्रैटिट्यूड करते थे। और इस तरह से वो क्लिनजिंग होती थी उन दोनों के बीच में, और जो भी कॉन्फ्लिक्ट था वो रिजॉल्व हो जाता था। तो लेकिन एक मोरन्ना करके 90s में, लेट 90s में एक हवाईन लेडी, उसने ये जो होपनोपोनो टेक्निक है उसे एक नया रूप दिया, नया अवतार दिया। ठीक है, जो पहले इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन के लिए यूज होता था, उसने वही टेक्निक को एक इंडिविजुअल सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करने के लिए यूज करना शुरू किया, और उसे काफी अच्छे रिजल्ट मिले। और वो जो टेक्निक है उसका नाम दिया उसने सेल्फ हाइफन आइडेंटिटी। ओके, मतलब खुद के सबकॉन्शियस माइंड को क्लियर करके सारी चीजों को रिजॉल्व करना। तो ये मोरन्ना नाम की लेडी ने किया, और उनके साथ फिर उन्होंने यू लेन करके जो डॉक्टर थे, साइकाइट्रिस्ट थे, उनकी खुद की बेटी को कुछ तो बहुत सिवियर स्किन इश्यूज थे, जिससे ब्लड कंटिन्यूस स्किन में से आता रहता था बचपन से ही, मतलब बर्थ से ही उनको वो तकलीफ थी। और जब ये लेडी से मिले हवाई में, तो होपनोपोनो उन्होंने किया मोरन राजी ने उनके लिए, और उससे 13 इयर्स ओल्ड जो स्किन इश्यू था वो उनका हमेशा के लिए चला गया। तो वो काफी प्रभावित हुए और उन्होंने फिर उनसे सीखा। फिर डॉक्टर यू लेन हवाई में एक जेल, मतलब जो क्रिमिनल्स रहते हैं, वो क्रिमिनल्स का एक साइकेट्रिक वार्ड था, जहां पे लोग मतलब ऐसे पागल की, मतलब ऑलमोस्ट पागल हो गए उस हिसाब से रहते थे। और वहां पे 200 से ज्यादा पेशेंट थे, और ऐसा था कि वहां पे कोई टिक ही नहीं पाता था, कोई भी डॉक्टर अगर जाए तो टिक नहीं पाता था वहां पे। और क्योर तो होता ही नहीं था, 0% क्योर रेट था। ठीक है, 0% क्योर रेट था, कोई डॉक्टर टिक नहीं पाता था। जो स्टाफ रहता था उनमें भी कोई मतलब ऐसे नहीं था कि हाँ हमें लोगों को ठीक करना है, ऐसा कुछ कुछ भी नहीं, मतलब ऐसे एकदम मायूस डिप्रेसिव एनवायरनमेंट था। और जब ये डॉक्टर की वहां पे अपॉइंटमेंट हुई उस वार्ड में, तब उन्होंने जाके देखा कि ये यहाँ की वॉल्स है, उसके उसका कलर भी नहीं है, उसका पेंट भी पिल ऑफ हो गया है, और बहुत डिप्रेसिव एनवायरनमेंट है, लोग आते नहीं है, कुछ नहीं है। वो एक भी पेशेंट से नहीं मिले, इतने सारे पेशेंट थे, वो एक भी पेशेंट से नहीं मिले। उन्होंने सिर्फ पेशेंट्स की फाइल अपने पास रखी और देखी, और सबके लिए ये टेक्निक अप्लाई की, जितने भी पेशेंट्स थे उनके लिए रोज ये टेक्निक अप्लाई करते थे। ठीक है, स्टाफ के लिए भी करते थे, स्टाफ को भी बताते थे, सबके लिए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ कि स्टाफ रेगुलर आने लगा, फिर धीरे धीरे पेशेंट्स ठीक होने लगे, और 2 साल के अंदर वो वार्ड हमेशा के लिए बंद हो गया। एक भी पेशेंट को मिले बिना उन्होंने सारे पेशेंट को हील किया। और फिर ये स्टोरी वहां पे अमेरिका में बहुत पब्लिश हुई, बहुत नो फेमस हुई। तो फिर ये जो ऑथर है जो विटाले, वो एक मैनिफेस्टेशन कोच थे, उन्होंने मैनिफेस्टेशंस पे बहुत सारे बुक्स लिखे हुए हैं। अगर आपने रोंडा बर्न की द सीक्रेट मूवी देखी होगी तो उनमें भी उन्होंने स्टार किया था, मैनिफेस्टेशन के ऊपर उन्होंने बताया था। तो उन्होंने ये जब सुना तो उनको बहुत अचरज हुआ कि ये कैसे पॉसिबल है कि एक भी पेशेंट को मिले बिना उन्होंने पेशेंट्स को ठीक किया, कैसे किया, क्या किया, क्यों हुआ, ये सारी चीजें। तो वो फिर उनसे मिलना चाहते थे, वो उनसे मिले, और ये होपनोपोनो टेक्निक के बारे में समझने की कोशिश की। और फिर उनकी लाइफ में बहुत सारे उनको भी खुद वो मिराकल्स हुए। अभी मैं यहाँ पे बहुत क्लियरली बताना चाहती हूँ कि जो होपनोपोनो टेक्निक है वो
काफी लोग मैनिफेस्टेशन के लिए यूज करते हैं और उससे होता है, लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली हम लोग कुछ भी मैनिफेस्ट नहीं करना चाहेंगे ना। मैं आपको कुछ एनकरेज करूंगी कि आप मैनिफेस्ट करें, और आप भी ऐसे दिमाग में मत सोच के आइए कि हम यहाँ पे कुछ मैनिफेस्टेशन करने वाले हैं। ठीक है, मैं बताऊंगी उसका रीजन क्या है। तो उन्होंने बताया कि जो मतलब मोरना उनकी जो गुरु थी, उनकी जो फिलोसॉफी थी वो एक्सप्लेन की, और वही फिलोसॉफी हमारे सनातन में, हमारे वेदों में, हमारे शास्त्र में वही है। बुद्धिज्म में भी वही है, सारे रिलीजन्स है, जितनी भी दर्शन है वो सब में वही चीज है। हम मानते हैं कि एक डिवाइन है, राइट, एक डिवाइन है, डिवाइन इंटेलिजेंस, राइट, उसको पुरुष कहते हैं। फिर एक सुपर कॉन्शियस माइंड है, डिवाइन इंटेलिजेंस, डिवाइन है और डिवाइन इंटेलिजेंस है, राइट। एक सुपर कॉन्शियस माइंड है जिससे हम सब कनेक्टेड है। फिर वो सुपर कॉन्शियस माइंड के बाद आता है हमारा कॉन्शियस माइंड, और उसके बाद आता है सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, कॉन्शियस माइंड इंडिविजुअल, सबकॉन्शियस माइंड इंडिविजुअल, सुपर कॉन्शियस माइंड इज डिवाइन इंटेलिजेंस, और उसके ऊपर परमेश्वर। तो अभी क्या होता है कि हम अ, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, ठीक है, हमारे जीवन का कंट्रोल, अगर हम लोग साधना में नहीं है या मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन का कंट्रोल किसके पास है? आप चार्ट में लिख सकते हैं। आपको क्या लगता है कि हमारा जीवन कौन चलाता है? किसी के अगर पास कुछ शेयर करना हो, क्या लगता है कि हमारे जीवन में हमारा जीवन का कंट्रोल किसके पास है? सबकॉन्शियस माइंड, राइट। और किसी का कुछ डेस्टिनी, कर्मा, ओके, सुपर एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ही है हमारे थॉट्स के द्वारा, ठीक है। तो थॉट्स कहाँ पे होते हैं? सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है? अगर मैं कहूं कि मेरा नाम मोनिका है, तो मुझे कैसे पता चला कि मेरा नाम मोनिका है? मैं अपने आप को आइडेंटिफाई करते हुए एज मोनिका, तो मुझे कैसे पता चलता है कि मेरा नाम मोनिका है? क्योंकि कुछ एक मेमोरी क्रिएट हुई है, राइट, मेरे अंदर, जिससे वो मेमोरी से मुझे पता चलता है कि मेरा नाम मोनिका है, राइट। अगर आप जिस इंसान से हम लोग पहली दफा मिल रहे हैं, तो हमारा एक क्लीन स्लेट है, राइट, उसके साथ हम बहुत ही सहज तरीके से मिलेंगे, हेलो हाय जो भी नॉर्मल है उस तरह से मिलेंगे। लेकिन अगर कोई जाना पहचाना इंसान है, अगर उससे हम मिल रहे हैं, तो क्या हमारा बिहेवियर उनके साथ सहज होगा? कि कोई और एक चीज होगी जो ड्राइव करेगा कि हम उस इंसान से कैसे बात करते हैं, राइट। हमारा जो पिछला एक्सपीरियंस रहेगा वो इंसान के साथ, राइट, वो ड्राइव करता है कि हम लोग नेक्स्ट टाइम उससे कैसे बात करेंगे। तो मेमोरी, राइट, हम इंसान क्या है एक्चुअली? इंसान मतलब हमारी जो ये पर्सनालिटी है वो क्या है, किससे बनी है? हमारे मेमोरी से बनी है, पास्ट से बनी है, और हैबिट से बनी है, राइट। अब किसी भी चीज को जोड़ के रखो तो वो मेमोरी के फॉर्म में सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। सारी हमारी जो पैटर्न्स है वो भी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है। हैबिट्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होती है, और वो ही ज्यादातर हमारे जीवन को चलाती है। मेमोरी अगर ना हो तो आपको लगता है कि थॉट्स रहेंगे? यस नो आप लिख सकते हैं चैट में। अगर मेमोरी नहीं है तो थॉट्स होते हैं? नहीं हो सकते, राइट। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि डिमेंशिया जिनको है, अल्जाइमर है, वो एनलाइटेंड है। वो एक अलग चीज है, अवेयरनेस की कमी है, ठीक है। तो अवेयरनेस है साथ में, लेकिन मेमोरी ड्रिवन नहीं है।
तो थॉट्स, ओवर थिंकिंग, थिंकिंग करना, वो सब पॉसिबल नहीं है। अगर हम हर एक क्षण, जैसे हम कहते हैं ना कि हमें हर क्षण में प्रेजेंट रहना है, हमें हर क्षण में प्रेजेंट रहना है, अवेयरनेस के साथ जीना है, तो वो अवेयरनेस को कौन ओवरराइड कर सकता है? हमारी थिंकिंग, राइट? और थिंकिंग कहाँ से आती है? मेमोरी से आती है। तो ये जो होपनोपोनो टेक्निक है वो क्या करती है, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जो मेमोरीज है, हमारी, हमारे जो पास्ट की जो इम्प्रेशंस है, अ, हमारे पास्ट की जो धारणाएं हैं, बिलीफ सिस्टम्स है, वो सबको रिलीज करती है। वो रिलीज होती है तो जो उसकी ऊर्जा है ना, क्योंकि ये सब चीजें ऊर्जा के फॉर्म में ही रहती है, ये सारी पैटर्न्स, धारणा, सब कुछ ऊर्जा के फॉर्म में ही रहता है। तो वो ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करना है, जो अभी नेगेटिव है, ठीक है, वो नेगेटिव ऊर्जा को न्यूट्रलाइज करके जीरो स्टेट में लाना है। जीरो स्टेट मतलब अमनी दशा जिसको कहते हैं, जिसको जीरो थॉट्स कहते हैं, है ना? जिसको मतलब एनलाइटन, समाधि वाली जो अवस्था रहती है, वो अवस्था जिसमें कोई विचलन नहीं है मन में, तो वो जीरो स्टेट में आना है हमें। जब हम जीरो स्टेट में आते हैं तब क्या होता है, लिमिट्स, हमारे पे कोई लिमिट्स रहती है? नहीं रहती है, हम जीरो लिमिट्स मोड में चले जाते हैं, तो हम एक्चुअली क्रिएटर मोड में चले जाते हैं, राइट? तो यहाँ पे जो बुक में लिखा है उसके हिसाब से मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। पहले तो जो हमारा अगर मेमोरी, ओवर थिंकिंग, ये सब खत्म हो जाए, अगर हम सारे इंसान के साथ, हमारे सारे रिलेटिव्स के साथ एकदम सहजता से, अफेक्शन से, प्यार से बर्ताव करना शुरू करें, तो हमारे लाइफ में कोई दुख बचेगा। अगर हम, हमारे मन में सबके लिए प्यार है, हमारे मन में अभी सबके लिए प्यार नहीं है, राइट? क्योंकि बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हुए हैं हमें, जो हमारी मेमोरी के फॉर्म में हमारे माइंड में स्टोर्ड है, और वो उसकी वजह से थिंक थॉट्स आते हैं, जिसकी वजह से वापस हम वो चीजें रिप्ले करते रहते हैं, रिवाइंड होता है, वापस से वो चीज रिप्ले होती है, वापस से हम लोग इमोशनली अटैच हो जाते हैं, और वही इमोशंस को हम बार बार फील करते हैं। तो एक बार दुख हुआ था, जब वो घटना हुई थी तब एक बार दुख हुआ था, लेकिन वो घटना हम लोग बार 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 हमारे दिमाग में, मन में ऐसे रिपीट करते रहते हैं, उस मेमोरी को रिप्ले करते रहते हैं, और उसे बार बार जीते रहते हैं। तो वो और भी ज्यादा सख्त बन जाता है ना, उसकी रूट्स हमारे मन में और सख्त बन जाती है, ठीक है। तो ये है कि होपनोपोनो से हम लोग हमारी मेमोरीज को, पास्ट मेमोरीज को रिलीज करते हैं, उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, एनर्जी को, ठीक है, और हम लोग जीरो स्टेट में जाते हैं। दूसरी चीज है, यहाँ पे कहते हैं कि जैसे मतलब हम लोगों ने सबने पढ़ा है अहम ब्रह्मास्मि, राइट? अहम ब्रह्मास्मि मतलब कि मैं ही क्रिएटर हूँ। अभी इसके बहुत सारे मीनिंग है अहम ब्रह्मास्मि के, लेकिन एक जो मीनिंग है कि मेरी, मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ वो उसकी क्रिएटर मैं ही हूँ, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी 100% मेरी है। ये जो होपोनोपोनो का टेक्निक है, पूरा उसका जो फिलोसॉफी है उस पे, ये बेसिस पे है कि मेरे जीवन में मेरा जो भी अनुभव है, अभी जो मेरे साथ घट रहा है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा खुद का है। यहाँ पे ब्लेम गेम नहीं है कि मैंने ऐसा कर दिया, मेरी वजह से वो हो रहा है, सिर्फ विक्टिम कार्ड नहीं प्ले करना है, ठीक है। सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, मतलब कि कहीं ना कहीं मेरी थिंकिंग पैटर्न, जो सबकॉन्शियस माइंड में मेरे थॉट्स है, वो कहीं नेगेटिव है, जिसकी वजह से ये बाहर प्रोजेक्ट हो रहा है। हर चीज हमारे अंदर ही है, हमारे माइंड के अंदर है, जो बाहर सिर्फ प्रोजेक्ट हो रही है। अगर हमारा किसी के साथ रिश्ता अच्छा नहीं है तो हमें वो देखना है कि ऐसी कौन सी मैंने बिलीफ सिस्टम बना के रखी है जिसकी वजह से ये इम्पोज हो रहा है।
किसी और का बिहेवियर मेरे प्रति अच्छा नहीं है, तो मैं एक्चुअली रियलिटी में क्या सोच रही हूँ। ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या कहते हैं कि आपको इतना एनालिसिस करने की जरूरत ही नहीं है, आपको सिर्फ क्लींस करना है। आपको अज्यूम करना है, अज्यूम करना नहीं मतलब है ही वैसे, लेकिन आपको मानना है कि ये जो घटित हो रहा है, अगर उससे मुझे तकलीफ हो रही है, अगर मेरे मन में कोई विचलन पैदा हो रहा है, तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है और उसे मुझे क्लीन करना है। और इसके लिए होपनोपोनो टेक्निक हम यूज कर सकते हैं। ठीक है। तो चाहे अगर आपके आपके शरीर में कोई दर्द हो रहा है, तो कोई तो थिंकिंग पैटर्न है जो दर्द क्रिएट कर रहा है, राइट। हमने देखा है कि मोस्ट ऑफ द डिजीज आर साइकोसोमेटिक। तो जो भी मन में थॉट्स है, जो चल रहा है, बिलीफ पैटर्न्स है, या कुछ तो हर्ट है जो हम लोगों ने दबा के रखा है, सप्रेस करके रखा है, वो कहीं ना कहीं शरीर में कोई दर्द बन के बाहर आ रहा है, या शरीर में किसी तकलीफ बन के बाहर आ रहा है। तो हमें सिर्फ अज्यूम करना है कि हाँ ठीक है, तो मुझे क्लिनजिंग की जरूरत है, तो होपनो करना है। किसी के साथ अगर रिश्ता हम चाहते हैं उस तरह से नहीं है, तो होपनोपनो करना है। अभी जैसे उस डॉक्टर ने किसी भी पेशेंट को मिले बिना वो सारे पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद पे ले ली। उन्होंने पेशेंट को हिल नहीं किया, उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपना सबकॉन्शियस माइंड क्लियर किया। क्योंकि फाइनली, क्योंकि हम सब कनेक्टेड है, हमारा माइंड भी कनेक्टेड है। तो अगर हम लोग खुद की क्लिनसिंग करते हैं ना, तो वो दूसरों पे भी इफेक्ट करती है वो क्लिनसिंग। तो वो दूसरों पे जब इफेक्ट करते हैं तो दूसरों का, दूसरे अपने आप हील हो जाते हैं, हमारी हीलिंग के साथ साथ दूसरों की भी हीलिंग हो जाती है। तो ज्यादातर देखा गया है कि अगर हम ध्यान करते हैं घर में, तो बाकी लोगों के जीवन में भी धीरे धीरे परिवर्तन आने लगता है। क्योंकि हम लोगों का माइंड शुद्ध होता है, हमारा मन शुद्ध होता है, तो हमारा जो प्रोजेक्शन है आउटवर्ड दुनिया में, वो भी धीरे धीरे अच्छा होने लगता है। तो दूसरे भी ऑटोमेटिकली अपने आप ही हील होने लगते हैं। ठीक है। तो होपनोपोनो का ये बहुत ये इम्पॉर्टेंट है कि जो भी मेरे साथ मेरे जीवन में जो भी घटित हो रहा है, उसकी 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। हम्म। और यहाँ पे हम लोग जब कहते हैं ना कि प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज फॉरगिव मी, तो अगर आप ध्यान से सोचे, ध्यान से कोई एक हर्ट को आप ध्यान से एनालिसिस कीजिए, सिर्फ समझने के लिए, बाद में उसका एनालिसिस नहीं करना है, क्योंकि एनालिसिस करेंगे तो और उसके अंदर हम लोग घुसते जाएंगे। हमें कुछ भी नहीं करना है, ठीक है, हमें सिर्फ ये करना है कि हमें क्लिनजिंग करना है। लेकिन मैं मेरा पॉइंट आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि अगर कोई एक हर्ट है कि किसी ने आपको हर्ट किया है, ठीक है, तो आपको सबसे ज्यादा गुस्सा किस पे आता है, वो इंसान पे या खुद पे? सोच के बताइए किस पे आता है सबसे ज्यादा गुस्सा। अगर आप याद भी करते हो वो चीज बार बार, तो किस पे आता है गुस्सा सबसे ज्यादा? लिख सकते हैं आप चैट में। खुद पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है। यस, सेल्फ, है ना। खुद पे सबसे ज्यादा गुस्सा आता है, ऐसा लगता है कि मैं ऐसे कैसे पागल हो गई, मैंने कैसे मान लिया, मैंने ऐसे क्यों कर दिया, मैं ऐसे मैं वैसे, सबसे ज्यादा गुस्सा खुद पे आता है। सबसे ज्यादा माफी हम किसको नहीं कर पाते हैं? क्योंकि ये ऐसा हुआ, क्योंकि वो मेरी, मतलब हम लोग है ना विक्टिम की तरह लेते हैं अपने आप को, और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं डीप डाउन, मतलब वो बंदे पे तो गुस्सा रहता ही है, लेकिन डीप डाउन हम लोग विक्टिम बन जाते हैं, अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं, खुद पे बहुत गिल्ट आ जाता है, खुद पे बहुत शेम आ जाता है ना, एकदम नेगेटिव इमोशन पे चले जाते हैं, खुद को माफ नहीं कर सकते हैं कि ऐसा मैंने कैसे कर दिया। ठीक है। तो जब हम प्लीज फॉरगिव मी होपोनोपोनो में करते हैं ना, तो वो खुद के लिए ही करते हैं, किसी और के लिए नहीं करते हैं, किसी और से माफी भी नहीं मांगते हैं, हम लोग खुद से ही माफी मांगते हैं। और ज्यादा से ज्यादा अगर पछतावा है, किसी हमने किसी को हर्ट कर दिया, है ना, तो भी खुद को पहले तो माफ करना है, खुद को एक्सेप्ट करना है, और ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर से माफी मांगते हैं, और किसी से हम माफी नहीं मांगते हैं। ठीक है।
क्योंकि खुद पे ही सबसे ज्यादा, खुद को ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि ये ऐसा मेरे से हो सकता है, कि आई एम ऐसा कर सकती हूँ। दोनों केस में, हमने किसी का गलत कर दिया उस केस में भी, और किसी ने हमारा गलत कर दिया उस केस में भी, हमको सबसे ज्यादा गुस्सा, सबसे ज्यादा जो तकलीफ होती है वो खुद से ही होती है। तो दोनों केस में प्लीज फॉरगिव मी, हम खुद से ही मांग रहे हैं। तो काफी लोगों को होपनोपोनो में प्लीज फॉरगिव मी बोलने में बहुत तकलीफ होती होगी, कि वो ईगो आ जाता है, अरे यार इसने मुझे हर्ट कर दिया, मैं उससे क्यों माफी मांगू। लेकिन अगर आप डीप डाउन देखेंगे तो आप खुद से ही ज्यादा हर्ट है उस इंसान से ज्यादा, तो आप खुद से ही माफी मांग रहे हैं। ठीक है, तो प्लीज फॉरगिव मी वो है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, खुद से माफी मांग के खुद को माफ करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस है। फिर उसके बाद है आई लव यू। से लव इज द मोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट। जो डिवाइन भी है उसका दूसरा नाम है प्रेम। सो व्हेन यू से आई लव यू, तो वो जो नेगेटिव एनर्जी हमारे अंदर जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है, वो रिलीज हो जाती है। थैंक यू और आई लव यू दोनों, ग्रेटिट्यूड और प्यार, दोनों न्यूट्रलाइज हो जाता है। दोनों की वजह से हमारा जो नेगेटिव इमोशंस है वो न्यूट्रलाइज हो जाता है, हमारी मेमोरी न्यूट्रलाइज हो जाती है, उसकी जो ऊर्जा है वो रिलीज होकर लाइट में ट्रांसम्यूट हो जाती है। ठीक है, तो ये चार फ्रेजेस इस तरह से हमें करने हैं। प्लीज फॉरगिव मी, आई एम सॉरी, आई लव यू, थैंक यू वेरी मच। अभी दिन में हमें क्या करना है? अभी देखिए, अ, हम लोग को क्लींजिंग इज द मेन थिंग। पूरा टाइम हमें क्लींस करते रहना है, क्योंकि हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को इतना प्योर कर देना है कि जो भी डिवाइन से डायरेक्ट, यहाँ पे ऑथर कहते हैं, और यही यही सारे दर्शन में लिखा हुआ है कि हमारे एक्शंस या तो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से आते हैं, मतलब हमारी मेमोरी से आते हैं, या तो डिवाइन इंस्पिरेशन से आते हैं। जो लोग एनलाइटेंड है, जो लोग उन्होंने समाधि पा ली है, जो सेल्फ रियलाइज्ड है, उनके एक्शंस जो है वो डिवाइन इंस्पिरेशन से आते हैं, जिसको हम धर्म कहते हैं, कि वो धर्म फॉलो कर रहे हैं। जिसमें गीता में भी काफी जगह पे धर्म का ये अर्थ मैंने जहां तक समझा है कि ये है, कि जो भगवान की मर्जी है, जो डिवाइन विल है ना, उसको जो हम कॉस्मिक विल है उसको जब फॉलो करते हैं, तो फिर वो मॉरल वैल्यूज नहीं आती, लेकिन वो वही, उसको वो इंस्पिरेशन के द्वारा हम जो फॉलो करते हैं वो। और दूसरा होता है हमारी मेमोरी, मतलब हमारे जो डिसीजंस रहते हैं या हमारे एक्शंस जो रहते हैं वो हमारे मेमोरी से इन्फ्लुएंस्ड रहते हैं। मतलब मेमोरी में क्या आ गया, सब आ गया ना, प्रोग्राम आ गया, फिर मैं कहाँ पे पैदा हुई, मेरा जाति क्या, मेरा धर्म क्या, मेरा देश क्या, मेरे इसके साथ कैसा रिश्ता है, उसके साथ कैसा रिश्ता है। तो बहुत सारे पैरामीटर्स आ गए जो हमारे माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर्ड है एज अ मेमोरी। तो उससे हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीजें, हमारे एक्शंस इस तरह से होते हैं। तो यहाँ पे कहने का मतलब है कि जब हम क्लींस करते हैं ना हमारे माइंड को, सबकॉन्शियस माइंड को, हम ये मेमोरी रिलीज करते हैं, पैटर्न्स रिलीज करते हैं थ्रू दिस क्लींजिंग प्रोसेस, तो हमारे एक्शंस फिर डिवाइन इंस्पायर्ड होंगे। डायरेक्ट कम्युनिकेशन, इंट्यूशन, जो हमारे इंट्यूशन अभी ब्लॉक्ड है, हम कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारी चीजें हैं, तो वो सारी चीज हम डायरेक्टली कम्युनिकेट कर पाते हैं डिवाइन से, और डिवाइन इंस्पायर्ड एक्शंस रहते हैं। ठीक है, तो इसमें फिर अभी आपको यहाँ कहीं पे भी ऐसा लग रहा है कि हमें मैनिफेस्टेशन करने की जरूरत है, पूरा सरेंडर मोड में हम जाते हैं, खुद को क्लींस करते हैं, राइट, और डिवाइन विल के सरेंडर हो जाते हैं। शायद हमें एक कार चाहिए मर्सिडीज, लेकिन वो डिवाइन विल नहीं है कि हमें मर्सिडीज कार की, क्योंकि हमारे लिए जो बेस्ट है वो किसको पता है, हमें पता है। क्योंकि वो मर्सिडीज की जो डिजायर है वो भी तो कहीं किसी मेमोरी से आई हुई है ना। मर्सिडीज की भी डिजायर जो है वो भी किसी मेमोरी से आई है, राइट। तो ये सारी डिजायर्स भी धीरे धीरे अपने आप ही चली जाती है।
डिजायर भी अपने आप भी डिसॉल्व होने लगती है, क्योंकि हमारा माइंड धीरे धीरे ये सारी मेमोरीज को, पैटर्न्स को डिसॉल्व कर रहा है, क्लींस कर रहा है। ठीक है। तो इस तरह से यहाँ ये होपनोपोनो कर वर्क वर्क करता है। तो हम लोग रोज रात को करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। रोज एक एक रिलेशनशिप हम लोग लेंगे, और वो रिलेशनशिप के अराउंड हमारी जो भी नेगेटिव ऊर्जा है उसको हम धीरे धीरे रिलीज करेंगे। कभी कभी जेनरिक करेंगे, होपनोपोनो कुछ भी नहीं, जस्ट सरेंडर, डिवाइन को जो भी क्लिंस करना है वो करें। ठीक है। तो ये हम रोज रात को करेंगे प्रैक्टिस। 108 बार हम लोग होपनोपोनो का जो 4 फ्रेजेस है उसको हम लोग रिपीट करेंगे। उसके पहले हम थोड़ा टाइम लेके हम प्रेयर करेंगे, और जो भी इंसान है, जो रिश्ते के बारे में, हम उसको बहुत सारा प्यार भेजेंगे, खुद को प्यार भेजेंगे। राइट। खुद सबसे पहले तो सेल्फ एक्सेप्टेंस, जैसे मैंने बताया, इज द की। तो सेल्फ लव, सेल्फ एक्सेप्टेंस, उसके साथ उस इंसान को प्यार भेजेंगे, उसके बाद हम लोग होपनोपोनो करेंगे। तो इस तरह से पूरा एक फॉर्मेट रहेगा, हम लोग रोज करेंगे। अभी दिन भर क्या करना है? ठीक है, क्योंकि ये तो माइंड तो 24/7 चलता है, राइट। हम लोग रात को तो क्लिंजिंग करेंगे, लेकिन पूरे दिन में भी तो हमें अवेयर रहना है। तो दिन भर जितनी भी बार हो सके, अगर आपको पता चले कि आपकी अवेयरनेस में आपको समझ में आया कि मेरा कुछ तो यहाँ पे नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, या तो ऐसा कुछ चल रहा है जो मुझे नहीं सोचना चाहिए, या कुछ तो जो है वो मेरी मेमोरी से इंस्पायर्ड है, या मैं किसी पे जजमेंट पास कर रही हूँ, या मैं किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ जो जैसा है वैसा, तो आई लव यू, सिंपल, आई लव यू, थैंक यू। आई लव यू, थैंक यू पूरे दिन आप जितनी भी दफा हो सके उतनी दफा आप दोहराइए। डिवाइन को अपनी ध्यान में रख के, हार्ट सेंटर पे फोकस करके आई लव यू बोल सकते हैं। एज इट इज आंखें बंद करके आई लव यू बोल सकते हैं, थैंक यू बोल सकते हैं। उस इंसान को आई लव यू बोल सकते हैं, खुद को आई लव यू बोल सकते हैं, डिवाइन को आई लव यू बोल सकते हैं। ठीक है। जैसे भी आप कंफर्टेबल हो वैसे पूरे दिन में आई लव यू। ठीक है। किसी के साथ भी कुछ भी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, वो कॉन्फ्लिक्ट कुछ कुछ व्यावहारिक जीवन में हमें बोलना पड़ता है, डांटना पड़ता है, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपका आई लव यू चलता रहे। ठीक है। तो वो पूरे दिन की हमारी वो प्रैक्टिस रहेगी कि हम प्यार भेज रहे हैं हर जगह पे, लव एनर्जी सेंड कर रहे हैं। ठीक है। और रात को हम लोग इस तरह से क्लिनजिंग करेंगे। परफेक्ट। तो अगर हमारे पास अभी 5 मिनट और है, किसी को कुछ भी कोई बहुत बहुत गहराई है ये प्रैक्टिस में, मैंने सिर्फ थोड़े थोड़े पॉइंट्स ही कवर किए हैं। अगर आगे कुछ मुझे लगेगा कि ये मेरा शेयर करना बाकी रह गया है, तो मैं सेशन की शुरुआत में 5 मिनट बोल लूंगी ऐसा कुछ, क्योंकि बहुत ही गहराई है, मतलब सारा जो जितनी भी फिलोसॉफी है ना सब इसमें आ गई है। अभी मैं जब इसमें हम लोग 108 बार करेंगे तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट लगेगा शायद। और मतलब रोज के आप 20-25 मिनट रात के, अभी ये जो टाइम है 9:45 का, इसके 20-25 मिनट मान के चलेंगे टोटल प्रैक्टिस में। हाँ, मैं कह रही थी कि ये बुक जो है वो आप जरूर से पढ़िए, टू अंडरस्टैंड होपनोपोनो का करेक्ट वर्जन क्या है, क्योंकि बहुत लोग होपनोपोनो करते हैं, मैनिफेस्टेशंस के लिए करते हैं, और नो अलग अलग चीजों के लिए करते हैं, लेकिन उसका जीरो लिमिट्स, बुक का नाम है जीरो लिमिट्स। मैं हिंदी में पता नहीं, मैं ढूंढूंगी, अगर मुझे मिला तो ठीक है, बट अदरवाइज इंग्लिश में अवेलेबल है, अमेजोन पे अवेलेबल है, और शायद बहुत सस्ती है, इतनी महंगी नहीं है अमेजोन पे भी। तो आई वुड अप्रिशिएट कि अगर आप हार्ड कॉपी मंगवा सकते हैं तो मंगवा लीजिएगा पक्का ये बुक का। और ये बुक को पढ़िए, 2-3 बार पढ़िए, तो गहराई इसकी समझ में आएगी कि क्या है। और दूसरी चीज ये थी कि एक तो 2 तरीके होते हैं यहाँ पे, कहा है कि आप जैसे ही आइडेंटिफाई करें अपने आप में जो भी नेगेटिव पैटर्न्स है, या जो भी हम क्लिनजिंग करें। और जो दूसरा जो तरीका है उसमें ऐसा है कि अगर
थॉट्स आए तो हम थॉट्स को देखें, उसके साथ अटैच हुए बिना। तो जब हम एसोसिएट नहीं करते ना किसी भी थॉट पैटर्न के साथ या किसी भी इमोशंस के साथ, अगर हम लोग अपने आप को एसोसिएट नहीं करते हैं, तो उस थॉट पैटर्न को कोई ऊर्जा नहीं मिलती, तो वो स्ट्रांग नहीं होती है, वो अपने आप ही डिसॉल्व हो जाती है। तो यहाँ पे दो तरीके हैं, ठीक है, डिसॉल्व करने के अंदर क्लिंजिंग करने का। तो हम दोनों तरीके अपना सकते हैं, ऐसा नहीं है कि ये सही है ये गलत है, दोनों भी, जो जैसे बुद्धिज्म और ताओइज्म में कहते हैं कि आप देखिए थॉट्स को आते जाते हुए विदाउट गेटिंग अटैच टू एनी थॉट्स, ठीक है। तो वो हमारी जब अवेयरनेस उतनी बढ़ जाए तब हम कर सकते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं कि हमारे हमारे भीतर कुछ पूरे दिन में ऐसा होता है कि हम कुछ थॉट्स को देख सकते हैं आराम से आते जाते हुए विदाउट गेटिंग अटैच टू देम, दैट इज फाइन। लेकिन कुछ ऐसे थॉट्स आ जाते हैं जो हमें परेशान करके जाते हैं, कुछ ऐसी पैटर्न्स हमें दिख रही है कि जो बार बार आ रही है, रिपीट हो रही है, जो हमें परेशान कर रही है, तो हम ये फिर होपनोपोनो टेक्निक वहां पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स हम लोग लेके साथ में लेके चल सकते हैं। जैसे मुझे समझ में आ रहा है कि हाँ ये पैटर्न है मेरे अंदर अभी भी बाकी है और मुझे उसको रिलीज करना है, मुझे उसको क्लींस करना है, तो वो क्लिनजिंग के लिए मैं होपनोपोनो कर सकती हूँ। बाकी मैं पूरा टाइम अवेयरनेस में रहूं, प्रेजेंट मोमेंट में रहूं, जो भी थॉट्स आते हैं जाते हैं उसको देखती ही रहूं, दैट इज ऑल्सो फाइन। कहीं पे भी मुझे लगे कि नहीं वो इंसान के प्रति मेरे मन में इतना प्यार नहीं आ रहा है, तो आई कैन डू आई लव यू एंड थैंक यू प्रैक्टिस, राइट, ताकि मैं जज उसको एक्सेप्ट करूं। क्योंकि उसको एक्सेप्ट करूं मतलब मैं खुद को ही एक्सेप्ट कर रही हूँ कि खुद के ही किसी एक एस्पेक्ट को मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। क्योंकि वो जो इंसान है वो मेरा खुद का ही प्रोजेक्शन है, मेरे खुद के माइंड का प्रोजेक्शन है। ठीक है, तो जब मैं वो इंसान को या किसी और को आई लव यू या थैंक यू कहती हूँ, तो वो मेरा ही कोई एक हिस्सा है जिसको मैं आई लव यू कह रही हूँ या मैं उसको थैंक यू कह रही हूँ। क्योंकि पूरी जो दुनिया जो है आउटसाइड वर्ल्ड वो मेरे माइंड का प्रोजेक्शन है, मैं ही उसकी क्रिएटर हूँ, तो मैं ही पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है हर एक एक्सपीरियंस की। ठीक है, यस, जीरो लिमिट्स। मैं ग्रुप में बुक शेयर करूंगी उसका, amazon का भी और सॉफ्ट कॉपी भी। अगर किसी को कुछ क्वेश्चन है तो हैंड रेज कीजिए, नहीं तो हम सेशन यहीं पे एंड करेंगे और कल हम लोग वापस इस टाइम पे मिलेंगे और कल से हम हमारी प्रैक्टिस शुरू करेंगे। अगर यहाँ या अभी तक मैंने जो भी बताया अगर किसी को कुछ भी क्वेश्चन है तो प्लीज रेज योर हैंड। ग्रेट, आई थिंक सबको समझ में आ गया। काफी सेशंस होते हैं होपनोपोनो पे तो डेफिनेटली हाँ हम लोग 108 बार करेंगे। वैसे तो कोई काउंट का कोई इतना मतलब नहीं है, मन से जो भी बोला हमने भाव से वो जाता ही है, और नो डिवाइन सिस्टम कॉस्मिक सिस्टम फिर वो क्लींजिंग करती ही है। बट जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस हम लोग 108 बार करेंगे। थैंक यू, आई लव यू एवरीवन। आप पूरे दिन में भी कर सकते हैं, ये चार फ्रेजेस बोल सकते हैं जैसे मैंने कहा, या एटलीस्ट थैंक यू, एटलीस्ट आई लव यू तो बोल ही सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। थैंक यू कविता जी, थैंक यू। थैंक यू रश्मि जी। थैंक यू मिनल जी। थैंक यू सभी मास्टर्स को जुड़ने के लिए आज के सेशन के लिए। और हम सिर्फ हमारे ही माइंड को क्लीन करेंगे ऐसा नहीं है, हम लोग कलेक्टिव लेवल पे भी माइंड क्लीन करेंगे। हमारा माइंड जैसे ही क्लीन होता है दूसरे जो भी हमारे साथ है कनेक्टेड उनका भी माइंड क्लीन होता है, तो एक तरफ से ये एक सेवा भी हो जाती है।